सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। आइए पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ने के लिए हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको उपसर्ग अतिशीघ्र ही याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग परिभाषा में सबसे पहले हम देखते हैं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द या धातु के आगे जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव ला देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द प्लस में अंश, यानी कि शब्दों के टुकड़े या छोटे शब्द जो मूल शब्दों से आगे जुड़ते हैं। या तो मूल शब्द होते हैं या फिर धातु होती है, उनके आगे जुड़ जाते हैं और उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसी परिभाषा के साथ हम उपसर्ग जो है उसकी परिभाषा के साथ साथ प्रत्यय की परिभाषा भी आपको बता दें कि प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय की परिभाषा और उपसर्ग की परिभाषा लगभग सेम होती है। हम यहाँ केवल थोड़ा सा बदलाव करेंगे। जहाँ पर ये आगे शब्द दिया हुआ है इसको हटा करके हम पीछे लिख देंगे और यहाँ पर जो उपसर्ग लिखा है इसके स्थान पर हम प्रत्यय लिख देंगे। तो देखिए एक तीर से दो निशाने, अर्थात एक ही चीज़ याद करके हम लोग उसको दो चीज़ों को याद कर सकते हैं, दो परिभाषाएं हमको याद हो जाएंगी। वे शब्दांश जो मूल शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये हमारी प्रत्यय की परिभाषा हो गई। और आगे जुड़ जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये चीज़ें हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आगे जुड़ेंगे वो उपसर्ग कहलाएंगे और जो पीछे जुड़ेंगे वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक हार शब्द लेते हैं। हार जो मूल शब्द है उसका अर्थ होता है माला और उसका दूसरा भी एक अर्थ होता है पराजय, यानी कि जो हार होती है। जैसे कोई खिलाड़ी खेलता है तो उस एक खिलाड़ी की विजय होती है, जीत होती है, और दूसरा खिलाड़ी उस में खेल में हार जाता है। तो ये हार शब्द के दो अर्थ होते हैं। इस हार शब्द में हम कुछ उपसर्गों को जोड़ने वाले हैं जिससे उसके बनने वाला जो शब्द होगा उनसे उनका अर्थ भी परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हार शब्द है, इसमें हमने प्र उपसर्ग जोड़ा तो प्र प्लस में हार यानी कि प्रहार बनता है। प्रहार करने का जो अर्थ है वो माला या पराजय न होकर के अब चेंज हो गया है। प्रहार मतलब वार करना। तो इस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन भी हो गया और आगे उनके हमने ये उपसर्ग जोड़ा है। तो ये परिभाषा इसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से फिट बैठती है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द धातु के आगे जोड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जिस प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम, जैसे ये हार शब्द में ही हम सम उपसर्ग जोड़ देते हैं आगे। तो सम उपसर्ग जोड़ने से संहार शब्द बनेगा। संहार का मतलब होता है विनाश करना, नाश करना या किसी चीज़ को नष्ट करना, मार। इस प्रकार से ये उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अगले उदाहरण में देखते हैं, हार शब्द में ही हम वि उपसर्ग जोड़ देते हैं। जब वि प्लस में हार क्या बनेगा? विहार। विहार का मतलब होता है भ्रमण करना या घूमना। आगे देखिए, उसी हार शब्द में हम आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो आ प्लस में हार यानी कि आहार शब्द बनता है। आहार शब्द का अर्थ क्या होता है? भोजन या खाना। जो हम खाना खाते हैं, भोजन, वो आहार शब्द का
अर्थ हुआ। उसी प्रकार से हार शब्द में ही परि उपसर्ग अगर जोड़ेंगे तो परिहार बन जाएगा। क्या बनेगा? परिहार। परिहार का अर्थ होता है त्यागना या फिर छोड़ देना। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। अभी तक हमने एक शब्द था हार शब्द, और हार शब्द में हमने उपसर्ग जोड़े जिससे उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब हम चलिए लेते हैं गम धातु। गम धातु का अर्थ होता है जाना। गम मीन्स जाना, और इसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होती है गच्छति। गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामः। इस प्रकार से लट लकार के इसके रूप चलते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है वो गच्छति है। अब गच्छति में हम उपसर्ग जोड़ते हैं। सबसे पहले गच्छति धातु में आ उपसर्ग जोड़ देते हैं। आ उपसर्ग जोड़ने से क्या बनेगा? आगच्छति। देखिए गच्छति का अर्थ था जाता है, और आगच्छति आ उपसर्ग जुड़ने से आगच्छति बना, और आगच्छति का अर्थ क्या हो गया? आता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ भी अलग हो गया, विपरीत हो गया है। गच्छति जा रहा था और अभी आ प्लस में गच्छति आगच्छति बनने से आता है। तो आ उपसर्ग जोड़ने से अर्थ में परिवर्तन हो गया। आगे देखते हैं अनुगच्छति। उसी गच्छति धातु में हमने अनु उपसर्ग जोड़ा है तो अनुगच्छति हो गया। अनुगच्छति का मतलब होता है पीछे पीछे जाता है या किसी के पीछे जाता है। प्रति उपसर्ग जोड़ने से गच्छति धातु में प्रतिगच्छति शब्द बनता है। प्रतिगच्छति शब्द का अर्थ होता है की ओर जाता है। अभी की ओर जाता है, जैसे वह विद्यालय की ओर जाता है। गच्छति में उप उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? उपगच्छति। उपगच्छति का मतलब होता है पास जाता है, किसी के पास जाना। राम श्याम के पास जाता है तो उपगच्छति से पास जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे शब्द उपसर्ग जोड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि संस्कृत में उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में हमारे जो टोटल उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 22 होते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। और एक बार हम इन 22 उपसर्गों को क्रम से हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। तो जो प्रथम है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ को आंग भी बोलते हैं। आंग से ही आ बनता है। शुद्ध रूप जो है वो ये आंग कहलाता है। नी, आधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये हमारे 22 उपसर्ग हो गए हैं। अच्छे से इसको याद कर लेंगे एक बार। प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निस, निर, दुर, दुस, वी, आंग, नी, आदि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार से जैसे मैंने याद कर रखे हैं उसी प्रकार से आप भी इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और 22 प्रकार के जो उपसर्ग हैं वो हमको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारे उपसर्ग होते हैं इन प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। हिंदी अर्थ जानने के लिए सबसे पहले देखिए हम देखते हैं इसको। यहाँ पर प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग जो है उसका अर्थ होता है प्रकर्ष, या फिर उत्तम अर्थ में आता है, या फिर अधिक के अर्थ में आता है। नेक्स्ट परा जो उपसर्ग है वो हमारा विरोध करना, किसी का विरोध किया जाता है, एक इसका तिरस्कार या अपमान करते हैं, वहाँ पर ये परा उपसर्ग होता है। अप उपसर्ग जो होता है वो विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है। पश्चात, हद करना, दूर,
अनुचित, हीन आदि अर्थों में यह प्रयुक्त होता है। सम उपसर्ग, सम उपसर्ग का मतलब होता है समीप में, पास में, निकट, मिलकर, अत्यंत अच्छा, बहुत अधिक अच्छा, और नाश, किसी का नाश होना या नाश करना, इन अर्थों में ये सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, समान, अनुसार, अनुनय विनय करना, इन अर्थों में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अव उपसर्ग। ये जो अव उपसर्ग है ये किन अर्थों में प्रयुक्त होता है? नीचे, न्यून, कम। न्यून का अर्थ होता है कम, इन अर्थों में इनका प्रयोग होता है। आगे देखिए निश है। निश का मतलब होता है निषेध अर्थ में, बिना, शून्य, विपरीत, रहित, इन अर्थों में निश शब्द का या निश उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर पर है निर। निर अच्छी प्रकार, भली प्रकार से, पूर्णतया, पूर्ण रूप से, शून्य, जीरो, रहित, बिना, मुक्त और बाहर आदि अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। दुष, दुष का अर्थ होता है दुष्कर, कठिन, असाध्य, बुरा, इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट में है दुर। दुर जो है वो बुरा अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर अगर कोई हार्ड है या कठिन चीज़ है तो उसके लिए दुर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, दुर उपसर्ग का। उसके बाद में वी उपसर्ग है। वी का अर्थ होता है विशिष्ट, बिना, रहित, अधिक या भिन्न अर्थ में, अलग अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 12वें नंबर पर आता है आ उपसर्ग। इसको शुद्ध रूप में आंग बोलते हैं। तक, जैसे वहाँ से वहाँ तक, तो तक शब्द के इस्तेमाल में। लेकर, उससे लेकर, जैसे गांव से लेकर शहर तक, इस प्रकार। और विपरीत, इन अर्थों में आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नी उपसर्ग है। नी का मतलब होता है नीचे, समीप, समूह, इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। अधि उपसर्ग है। अधि बड़ा, ऊपर, प्रधान। प्रधान का मतलब होता है जो सबसे प्रधान है, बड़ा है। अति उपसर्ग का प्रयोग होता है अत्यधिक, अधिक, अतिशय। अतिशय का मतलब भी अधिक होता है। अपि, निकट, ढकना और प्रश्न अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। सु उपसर्ग है। सु संस्कृत में सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। जैसे हम किसी का स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसको हम संस्कृत में सुस्वागतम बोलते हैं। सु मीन्स अच्छा, स्वागतम मीन्स वेलकम, स्वागत। तो बहुत अच्छा आपका स्वागत है, आपका मोस्ट वेलकम है, इसलिए सु का उपसर्ग का प्रयोग अच्छा, सरल या श्रेष्ठ, इन शब्दों में के योग में किया जाता है। प्रति उपसर्ग है। हर एक, प्रत्येक, हर एक यानी एक एक जो होते हैं उनके लिए। और की ओर, आदि, इन शब्दों के लिए प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। 19वें नंबर पर है परि। परि का मतलब होता है चारों ओर। जैसे परितय एक शब्द है संस्कृत का, परितय मतलब भी चारों ओर होता है। अभि उपसर्ग है। अभि उपसर्ग का प्रयोग आगे, ऊपर, और, इन शब्दों के लिए किया जाता है। उप उपसर्ग है तो उप का प्रयोग समीप या गौण, गौण का मतलब होता है छोटा, इन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाएगा। उत उपसर्ग है अतिशय या फिर ऊपर। इस प्रकार से हम जो 22 उपसर्ग दिए हैं, इन 22 उपसर्गों के इस प्रकार से अर्थ हैं, इनको हम अच्छे से याद कर सकते हैं।
और वाक्यों में प्रयोग, शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं संस्कृत उपसर्गों से बनने वाले शब्द। संस्कृत के उपसर्गों का सामान्य परिचय हो गया। उसके बाद में हमने आपको बताया कि 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। 22 उपसर्ग को हमें एक बार अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में उनके 22 उपसर्ग जो हैं उनके अर्थ हो गए हैं। अर्थ के बाद में अब उनसे शब्द जो बनते हैं, कौन कौन से शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, तो ये कैसे पहचानेंगे हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन शब्दों को हम एक बार देखते हैं। देखिए, जैसे प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग में बनने वाले शब्द प्र प्लस में गति प्रगति, प्र प्लस में भाव प्रभाव, प्र प्लस में वेश प्रवेश, प्र प्लस में वाह प्रवाह, प्र प्लस में न्य प्रणय बन जाता है। प्र, अभी देखो ये कठिन शब्द लग रहा होगा आपको, तो इसमें प्र उपसर्ग है और न्य धातु है, तो प्रणय बन जाता है। इस प्रकार से जो में किस प्रकार से इनको याद करना है, तो याद करने के लिए देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के शब्द आते हैं तो आपको कैसे पहचानना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, यहाँ पर प्रथम वर्ण जो दिया गया है, आगे जो, क्योंकि उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं, तो जब आगे जुड़ते हैं तो इसमें आगे प्र 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 सभी में प्र दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो उपसर्ग है वो प्र हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा परा। परा में जैसे पराजय है, पराभव है, पराकाष्ठा है, ये शब्द हैं। तो यहाँ पर भी इनके आगे जो दिया हुआ है परा परा परा, तो इससे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, परा उपसर्ग। अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द अपयश, अपव्यय, अपकर, अपमान, अपवाद, तो इनके भी प्रथम में अप उपसर्ग जो दिया हुआ है वो सभी में आया है, तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। सम उपसर्ग में सम प्लस में हार, संहार, संसार, संगति, संवेदना, संवाद, ये इनसे बनने वाले शब्द हो गए। तो यहाँ पर भी स्पष्ट पकड़ में आ जाएगा कि इसमें सम उपसर्ग है। चलिए अनु देखते हैं। अनु उपसर्ग में अनुचर, अनुज, अनुभव, अनुमान, अनुनय, इन शब्दों के प्रथम में अनु उपसर्ग है, आगे है, इसलिए ये हमारा अनु उपसर्ग हो गया। छठे नंबर पर अव आता है। इससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो अवसाद, अवमान, अवरोध, अवरोह, अवकाश, तो यहाँ पर अव उपसर्ग है। आगे देखते हैं निश। निश प्लस में तेज, निश तेज कैसे बनता है, निश प्लस में तेज, निस्तेज, ये हमारा शब्द बन गया। निष्काम, निस्तार, निश्चय, निस्सार, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आगे दिख रहा है आपको, निश। तो हम आराम से एग्ज़ाम में इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर निस उपसर्ग है, और जो प्रश्न हमसे पूछे जाएं कि इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो आराम से हम इसको समझ करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर निस उपसर्ग है। आगे निर। निर उपसर्ग में निर प्लस में आदर, निर प्लस में वेद, निर प्लस में णय, निर प्लस में आकरण, निर प्लस में भय, तो यहाँ पर निर्भय, निरादर, निर्वेद, निराकरण, इन सब में निर उपसर्ग है। दुस, दुष्कर, दुस्तर, दुष्प्राप्य, दुस्साध्य और दुस्सह, इनमें सब में आपको आगे दुस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दुस उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दुर उपसर्ग है। दुर में दुर्बोध, दुर्योधन, दुराशा, दुर प्लस में आशा, इसका संधि विच्छेद होगा, दुर प्लस में आशा, तो ये क्या बन जाएगा,
बुरी आशा, दुराशा मतलब बुरी, क्योंकि दुर जो उपसर्ग है उसका प्रयोग बुरे या कठिन शब्द के लिए कठिन अर्थ में किया जाता है। दुराग्रह, दुर्गम। वि उपसर्ग में विनय, विरोध, विचार, विभाव, विहार। अभी देखिए इनके सब के आगे वि है तो हम आराम से समझ जाएंगे कि यहाँ पर वि उपसर्ग आएगा। आंग या फिर आ उपसर्ग जो है इससे बनने वाले भी हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। आहार, आगम, आचार, आदान, आकर्षण। तो यहाँ पर आ उपसर्ग है। आगे नि उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं निवेदन, नियम, निवास, निरोध, निषेध, ये सभी इससे बनने वाले शब्द हैं। तो यहाँ इनके आगे सभी में नि दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर नि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग में अधिकार, अधिगम, अधिमान, अधिभार, अधिवक्ता। इस प्रकार से अधि शब्द के अधि उपसर्ग के शब्द बना लेंगे। आगे अपि उपसर्ग में अपिधान, अपिहित, अपिगीर्ण, अपिधि। तो इनमें सब में अपि उपसर्ग है। अति, अतिशय, अतिचार, अतिवृष्टि, अतिक्रमण। तो यहाँ पर अति उपसर्ग हो जाएगा। सु का अर्थ मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सु मतलब अच्छा होता है। सुबोध, सुलभ, सुप्रसिद्ध, सुराग, सुदिन। सुदिन अच्छे दिन कहा जाता है ना, अच्छे दिन। तो यह सुदिन हमारा सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे जो 22 उपसर्ग हैं, इन 22 उपसर्गों के ये अर्थ यहाँ पर सबके दिए हुए हैं, किस अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं ये हमको अच्छे से याद हो जाएंगे। और आगे इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो बहुत सारे शब्दों को मैंने यहाँ पर लिखा है। इससे और भी अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द, प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द इनके अलावा और कौन कौन से हैं। ध्यान रहे प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिपक्ष, प्रतिपद इनको आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये तो मैंने पहले से ही यहाँ लिख दिया है। इस प्रति के अलावा प्रति उपसर्ग में इनके अलावा और कौन कौन से शब्द बनेंगे आपको एक या दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। सभी को धन्यवाद।